जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में विस्तार से समझेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होंगे। वो सारे कन्फ्यूज़न को वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में इनका प्रयोग करके आपको समझाएँगे कि कब इनका प्री मॉडिफायर जब यूज़ करते हैं, यानी कि नाउन के पहले, तब इसका क्या मतलब होगा, नाउन के बाद में यूज़ करेंगे तब क्या मतलब होगा, और पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में यूज़ करेंगे तब क्या मतलब होगा। ये हमेशा एडजेक्टिव है, तो हमेशा नाउन से ही हम इसको रिलेट करके देखेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई सा अ रनिंग टाइगर, और अगर मैं बोलता हूँ आई सा अ टाइगर रनिंग, ठीक है, दो वाक्य है। यहाँ पे आप एक एक वर्ड को देखिए। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब है, और एक और ये वर्ब जैसा लग रहा है, ये क्या है? यहाँ पे भी दो वर्ब है। तो आपको पता है, एक तो हमारा मेन वर्ब होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, है ना? फाइनाइट वर्ब जो तीन तरह का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो ये मेन वर्ब के अलावा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो होता है जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो अगर कोई वर्ब का फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो फॉर्म के हिसाब से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। सही है? तो अब यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है अगर हम इसको प्री लिखते हैं, यानी कि नाउन के पहले आया प्री मॉडिफायर हो गया, नाउन के बाद में आया पोस्ट मॉडिफायर हो गया, तो फ़र्क क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक बाघ को देखा। जब भी ये नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उसकी क्वालिटी को बताता है, तो ये क्वालिटेटिव नेचर का हो गया। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव नेचर का है। ठीक है ना? इसका गुण बता रहा है। कैसे से जवाब मिलेगा इसका? व्हाट काइंड ऑफ से जवाब मिलेगा? कैसा था? किस प्रकार का था? तो दौड़ता हुआ टाइगर देखा। कैसा टाइगर देखा? दौड़ता हुआ टाइगर देखा। ये एडजेक्टिव है, इस नाउन का विशेषता बता रहा है, नाउन के पहले आया, इसको हम प्री मॉडिफायर कह सकते हैं। और ये पूरा जो फ्रेज बनेगा, ये हमारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। सही है? अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि आई सा अ टाइगर रनिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जब भी एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है, या पार्टिसिपल फ्रेज नाउन के बाद में आता है, तो वो नाउन को डिफाइन करता है। तो जितने भी पार्टिसिपल हैं जो नाउन के बाद में आता है, उसको डिफाइन करता है। मतलब मैंने एक बाघ देखा। कौन-सा बाघ? कौन-सा बाघ था? ये बता रहा है। वह बाघ जो दौड़ रहा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हिच वाज़ रनिंग, और वाज़ रनिंग होगा कि इज़ रनिंग होगा। ये किसके अनुसार डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा वाक्य के मेन वर्ब के टाइम के अनुसार, क्योंकि वाक्य का जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, उसका समय होता है ना। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका तो अपना टाइम, अपना टेंस और अपना सब्जेक्ट होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे आई सी होता तो इज़ रनिंग हो जाता है। सही है? तो इसके अनुसार, मतलब इसका अपना कोई टाइम नहीं है, इसके अनुसार सब कुछ डिसाइड होगा। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि जो हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे अगर मैंने कहा कि अ सिंगिंग स्टार, अ स्माइलिंग फेस, या अ डांसिंग गर्ल, या रनिंग वाटर, तो जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन के पहले यूज़ करते हैं, वो उसको एट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसका गुण बता रहा होता है, क्वालिटी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ द वाटर रनिंग इन द कैनाल, या द वाटर रनिंग इन द ड्रेन, तो यहाँ पे जो वाटर के बाद रनिंग आया है, वो रनिंग जो है एडजेक्टिव है, वो वाटर को डिफाइन कर रहा है, उसके पहचान को बता रहा है। इससे हमें पहचानना आसान हो जाएगा। इसका सवाल बनेगा कौन सा? विच थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, या विच एनिमल, विच पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, ये उसका आंसर होता है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के बाद में आता है। कई बार जब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज फ्रेजेज में करते हैं, तब ये जो है आपका, एक तो है पहला शर्त कि एडजेक्टिव ही बनेगा और ये नाउन के नज़दीक रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको नाउन के जिसके लिए हमने यूज किया है उसके नज़दीक नहीं रखेंगे तो बात कुछ अलग हो सकती है। इस बात का भी सावधानी बरतना है। दूसरी बात है कि हम पढ़ें क्यों? तो मैंने आपको दिखाया, या आगे आप हमेशा देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमें बताता है
कि बड़े वाक्यों को कैसे हम छोटे वाक्यों में और छोटे वाक्यों को कैसे हम बड़े वाक्यों में तब्दील कर सकते हैं। तो इससे हमारा राइटिंग बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है और एग्जाम में जो तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनमें भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम एक्यूरेट आंसर दे पाते हैं। इसके पहले कि मैं आपको क्लास का आगे बढ़ाऊं, आप जान लें कि श्याम शर्माज क्लासेस का कोर्स जो है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का, वो हर कॉम्पिटिशन्स के लिए है और बहुत ही संपूर्णता के साथ हर एक चीज़ों को बताया जाता है ऑनलाइन क्लास में। चाहे पेन ड्राइव कोर्स लें, ऑनलाइन क्लास लें, गूगल ड्राइव कोर्स लें, सातों किताबें हैं। पहले 32 किताबें थी, उन सबको कंसोलिडेट करके 7 किताब में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सातों किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए। जो लोगो आपका यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है वही लोगो आप देखेंगे प्ले स्टोर पे डाउनलोड करते समय। डाउनलोड करके एंजॉय करिए। सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको परचेज करना है, बाकी जो 3 लाइव कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, इनमें से कोई भी एक पैराग्राफ या ऐसे में से एक रोज मैं कराता हूँ, एक न्यूज़पेपर रोज आपको पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिस बैच, ये 3 चीजें आपको फ्री है। और बाकी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स सिर्फ आपको परचेज, आप 9599614791 पे कॉल करके व्हाट्सअप करके भी सारा डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सही तरीके से वाक्य में देखते हैं। अब इसमें है आवाज सुनते ही मैं घर से बाहर भागा। तो अपने जो पहले से ज्ञान है उसके अनुसार अगर बनाएंगे तो 2 एक्शन हुआ है तो 2 क्लाउजेज यानी 2 वाक्य लिखना पड़ेगा कंजंक्शन से जोड़ के। तो हमें जो पता है कि अगर 2 घटना एक साथ हो रहा है तो हम उसके लिए एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। हम इसको ऐसे बनाएंगे, एज सुन एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही मैं आवाज सुना, एज सुन एज आई हर्ड द नॉइज। उसके बाद मेन क्लाउज हो गया, आई रस्ट आउट ऑफ द होम या आई रैन आउट ऑफ द होम। तो यहाँ पे एक वर्ब ये हो गया और एक वर्ब ये हो गया। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाया दोस्तों, और ये हमारा मेन क्लाउज है। तो ये 2 क्लाउज बनाना पड़ा हमें इस बात को कहने के लिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ज्ञान है या नॉन फाइनाइट का ज्ञान है तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही राइटिंग जो है प्रिसाइज हो जाएगा। देखिए कैसे फायदा हो गया। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसको मैं पार्टिसिपल फ्रेज बना देता हूं कि हियरिंग। तो एक गुण समझ गए कि एक साथ बना होने वाले एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। नोट करते रहिएगा, हियरिंग द नॉइज आई रस्ड आउट ऑफ द होम। तो आई रस्ड आउट जो है यही एकमात्र जो है हमारा में वर्ब है इस वाक्य में। तो इस वाक्य में एक ही चूंकि वर्ब है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया दोस्तों। और ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाता है, शुरू में रखिए या बीच में रखिए, दोनों हो सकता है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कम से कम 2 क्लाउज तो होगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ होगा। समझ रहे हैं? तो एक ये फायदा हो गया। तो इसको हम कहेंगे, ये जो है हमारा प्री मॉडिफायर यूज हुआ है और ये नाउन के जस्ट पहले हमने यूज किया है क्योंकि नाउन के नजदीक ही रखना पड़ेगा ना। हियरिंग द नॉइज यानी आवाज सुनते ही। तो एक समझिए कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो गुण हुआ वो है कि 2 घटना अगर एक साथ हो रहा है तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लाउज वाले घटना को हम हटा के इसको प्रयोग करेंगे और ये बिल्कुल बताएगा कि सुनना और घर से बाहर भागना दोनों एक साथ हुआ। तो एक इसका एक ट्रेट ये हुआ। हम इसको चाहें तो हियरिंग द नॉइज के जगह अगर मैं कहूं यहाँ पे कि ऑन हियरिंग द नॉइज तो ये भी ठीक है। ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, ये आगे जो ऑब्जेक्ट लगा है या जो अदर वर्ड्स होगा ये दोनों मिलके बन जाता है पार्टिसिपल फ्रेज। अगर हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएं, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि ऑन लगा दूं, पहले कुछ ना करूं, हियरिंग द नॉइज की जगह अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ऑन हियरिंग द नॉइज, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो आपको पता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके भी क्या बनता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज। तो ये चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मेरे लिए आया है, मैं भागा, जो नजदीक होगा उसी के लिए आता है ना। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये नाउन के लिए आ रहा है तो इसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे
प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, और इसको हटा दें तो ये पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे, ये भी एडजेक्टिव था, वो भी एडजेक्टिव है। हियरिंग द नॉइज बोलिए या ऑन हियरिंग द नॉइज बोलिए, एक ही बात है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रेज हो, चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे या पार्टिसिपल फ्रेज, एकदम हमेशा नजदीक रखना है उस नाउन को, नाउन के पास जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं इसको क्या करता कि हियरिंग द नॉइज या ऑन हियरिंग द नॉइज को मैं यहाँ पे लिख देता। बच्चे ये सवाल करते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई रस्ड आउट ऑफ द होम हियरिंग द नॉइज या ऑन हियरिंग द नॉइज, तब क्या हो जाएगा? तो अगर हियरिंग द नॉइज इसके नजदीक है तो फिर इसके लिए आ जाएगा, इसकी जानकारी इसके लिए हो जाएगी, यानी कि मैं नहीं सुना आवाज, आवाज मेरा घर ने मेरा आवाज सुना। तो ये बात तो सिमेंटिकली गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मीनिंग इसका कोई निकल ही नहीं रहा है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है, जब पार्टिसिपल फ्रेज का यूज करें तो हमेशा उस नाउन के नजदीक रखें जिसके लिए हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जरा वाक्य देखिए और बनाइए। अगला वाक्य है, आप दोनों तरह से बनाएंगे। अगर हम इसको दो क्लाउजेस से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आप सीख रहे हैं इससे क्या फायदा हो रहा है, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। दोनों से बनाइए। पहला है, पिताजी को देखते ही मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। ठीक है, तो दो एक्शन हुआ, पिताजी को देखा और सिगरेट पीना बंद किया, दो एक्शन हुआ, यानी कि दो वाक्य बनेगा। तो दोनों काम चूंकि एक साथ हुआ है तो एज सुन एज से बनाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। एज सुन एज आई सा माई फादर, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में हो तो मेन क्लाउज के पहले कॉमा लगा दीजिए। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लाउज हो गया, एक क्लाउज ये हो गया और एक क्लाउज ये हो गया। क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होना चाहिए, मतलब मेन वर्ब होना चाहिए। तो ये फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के बन रहा है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट एज सुन एज आई सॉ माई फादर। दोनों सही है, तो हम शुरू में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। हम ऐसे ही बना सकते हैं इस वाक्य को कि आई स्टॉप्ड सिगरेट एज सुन एज, और एज सुन एज यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर बीच में आए ना तो कॉमा मत लगाइएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा गलत हो जाएगा। आई स्टॉप्ड सिगरेट, स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट सिगरेट एज सुन एज आई सॉ माई फादर। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल चूंकि हमें पता है तो उससे अगर बनाते हैं तो हम इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स के जगह सिंपल सेंटेंस में तब्दील करेंगे, यानी कम शब्दों में अपनी बातों को कह सकते हैं। तो बस आर्ट आपको जो बताया है ध्यान रखिएगा कि उसी के नज़दीक रखिए जिसको ये क्वालिफाई करता है। तो हम यहाँ पे कैसे इसको बना सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे जरा सोचिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज में बदल देंगे। सीइंग माई फादर आई स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, तो सीइंग माई फादर ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। इस नाउन के लिए प्रोनाउन के लिए आ गया जो इसके नज़दीक है। हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज से बनाएंगे, तो हम चाहेंगे तो सीइंग माई फादर भी लिखना सही है या ऑन सीइंग माई फादर भी ठीक है। इसको बोलेंगे हम पार्टिसिपल फ्रेज, प्रीपोजिशन के साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन दोनों जो ग्रामेटिकल पार्ट का रूल जो प्ले कर रहा है वो एडजेक्टिव का है और वो नज़दीक वाले के लिए है। सही है, अगर हम इसको सिगरेट के नज़दीक रखेंगे तो सिगरेट को क्वालिफाई करने लगेगा, हालांकि वो भी नाउन है लेकिन उस नाउन से इसका मीनिंग कोई रिलेट कर नहीं रहा है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो दो एक्शन लगभग एक साथ हो रहा है, इसमें हम दिखा रहे हैं एक साथ होने वाला घटना, उसके लिए एक और कंजंक्शन है व्हाइल। हालांकि व्हाइल हमारा कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। जब ये कंजंक्शन बनेगा तो हमेशा ये मतलब जो है दो क्लाउजेज को जोड़ने के लिए आता है, तो इसका ध्यान रखना है।
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वह घर से बाहर आया। ही केम आउट, आउट घर से बाहर आया है, बाहर निकला, वह कोट पहनते हुए घर से बाहर निकला। ही केम आउट ऑफ द होम, और यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वाइल। प्रीपोजिशन भी है लेकिन हम इसको कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे, तो आगे क्लाउज चाहिए। वाइल ही वॉज बियरिंग अ कोट, वाइल ही वॉज बियरिंग अ कोट। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल कंजंक्शन है, यहाँ पे दो क्लाउजेज को जोड़ रहा है एक साथ। हम इसको चाहें तो पार्टिसिपल के जरिए, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया चूंकि ये दो क्लाउजेज हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं चाहूँ तो सिंपली ऐसे बना सकता हूँ, कोट कौन पहन रहा था, ये। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम पार्टिसिपल फ्रेज में बदलेंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं बियरिंग द कोट, बियरिंग द कोट ही केम आउट ऑफ द होम। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखिए, बियरिंग द कोट जो है ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज है। और अगर हम चाहें तो हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज ही बना सकते हैं। व्हाइल के बाद आईएनजी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बियरिंग जो है एडजेक्टिव की जगह नाउन हो जाएगा अगर व्हाइल के बाद आ रहा है तुरंत तो ये फिर नाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा, और सिर्फ इतना को देखेंगे तो ये पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। ये भी एडजेक्टिव है, इसको लेके चलेंगे तब भी एडजेक्टिव है। इसको हम कंजंक्शन के रूप में मानेंगे यहाँ पे व्हाइल को, और यहाँ पे व्हाइल को प्रीपोजिशन के रूप में मानेंगे। जब ये प्रीपोजिशन है तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं नाउन होगा, और इन दोनों को हटा दीजिएगा तब ये एडजेक्टिव रहेगा। और ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए दोस्तों, अगला जो वाक्य है इसको भी दोनों तरह से बनाइए। एक तो दो क्लाउजेज में बनाइए, क्योंकि दो बात है, गर्मी महसूस होना एक एक्शन हो गया, एसी बंद किया दूसरा एक्शन है। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग की बात नहीं है, यहाँ पे कारण है, यहाँ पे रीजन है कि गर्मी महसूस होने के कारण। तो कारण के लिए आपको पता है बिकॉज एज सिंस का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज ऑफ लिखेंगे तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो बिकॉज आई वॉज फीलिंग हॉट, because I was feeling hot, comma, I turned on the AC. I turned on the AC. ठीक है, तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ दोस्तों, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट क्लाउज कह रहे हैं, क्लाउज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब है, ये कोई कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। ये टर्न ऑन जो फ्रेजल वर्ब लगाया है एक दूसरा वर्ब हो गया, यानी कि दो वर्ब है, दो क्लाउज हो गया। तो इसके लिए बिकॉज की जगह ये कारण बता रहा है, ये तो वाक्य से स्पष्ट है कि ये कारण बता रहा है। तो कारण जब भी बताना है तो कारण बताने के लिए जो पार्टिसिपल यूज करेंगे वो होगा बीइंग। बी ई वर्ब जो जानते हैं, तो बी ई जो वर्ब है इसी में आईएनजी लगा देंगे, तो ये हमेशा कारण बताएगा पार्टिसिपल के रूप में। बीइंग हमारा नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और वर्ब के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। यानी नाउन भी हम इसको यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में ये हमेशा कारण बताएगा। हम ऐसे लिखेंगे कि बीइंग felt hot, being felt hot, I turn on the AC. Being felt hot, I turn on the AC. ठीक है, being felt hot, I turn on the AC, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, ये हमारा कारण बताता है being, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे being felt hot की जगह हम चाहें तो प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, on being felt hot, तो on being felt hot या because of being felt hot, दोनों सही है। तो ये प्रीपोजिशन से अगर हम बनाते हैं तो फिर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, और वो भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई के लिए आया है। कौन गर्मी फील कर रहा था? मैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही मेन वर्ब है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स से हमने सिंपल में बना दिया, ये फायदा हो गया। और चूंकि हर बातों को हम मीनिंग से समझ रहे हैं सिमेंटिकली, तो और फायदा हो रहा है। तो लिखने में, पढ़ने में, समझने में हर तरह से हमें फायदा ही फायदा हो रहा है, जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे। समझ के पढ़ने से फायदा है, ऐसे अगर हम नहीं समझते, अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा अगर हम समझ नहीं पाए,
अगर समझ में आता है तो अपने आप हज़ारों सवाल आपके मन में आएँगे और वो अच्छा है और फिर उसका जवाब आपको मिलेगा। जब सवाल आना ज़रूरी है, सवाल तभी मिलेगा आपको। देखिए अगला वाक्य है, इसको भी दोनों तरह से बनाएँगे। वह बंदूक गिराते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया, दोनों घटना एक साथ हो रहा है। वह हाथों को हवा में उठाया, ही रेज़्ड हिज़ हैंड्स इन द एयर, ठीक है? ही रेज़्ड हिज़ हैंड्स इन द एयर, ये हमारा जो हो जाएगा मेन क्लॉज़ होगा क्योंकि कंजंक्शन के बगैर है। फिर हम यहाँ पे कंजंक्शन व्हाइल लगा रहे हैं साइमल्टेनियस एक्शन के लिए। व्हाइल ही वाज़, अब पास्ट में है तो पास्ट में ही इसको मानेंगे। व्हाइल ही वाज़ ड्रॉपिंग द गन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसी को अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले को कैसे लिखेंगे? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाइए। ड्रॉपिंग द गन, ही रेज्ड हिज हैंड्स इन द एयर, ठीक है? इसको अगर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज में बनाएंगे तो आप यहाँ पे व्हाइल का प्रयोग कर दीजिए। व्हाइल ड्रॉपिंग द गन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, सिर्फ ड्रॉपिंग द गन ए पार्टिसिपल फ्रेज, दोनों ये जो है एडजेक्टिव ही बनेगा, ही के लिए आया है, ये सही है। अगर हम इसको एयर के नजदीक रखते तो फिर क्या हो जाता? डैंगलिंग, मिसप्लेसमेंट। चलिए दोस्तों अगला वाक्य है, इसको देखिए। पार्क बेंच पर बैठे हुए मैंने सूरज को डूबते हुए देखा, नोटिस किया। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पास्ट में है, आई नोटिस्ड द सन सेटिंग। दोनों कार्य एक समय में हो रहा है। मैं पार्क बेंच में बैठा हुआ था, व्हाइल आई वाज सिटिंग ऑन द पार्क बेंच, ठीक है? तो यहाँ पे दो क्लाउज हो गया। अब इसको सिंपल में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सिटिंग ऑन द पार्क बेंच आई नोटिस्ड द सन सेटिंग, सन डिसअपियरिंग। तो ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर हम इसको प्रीपोजिशन लगा दें, व्हाइल सीटिंग, तो ये प्रीपोजिशन है, नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। सिर्फ इसको लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। और व्हाइल के साथ देखेंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, लेकिन दोनों एडजेक्टिव है, आई के लिए आया है। सही है। अगर हम यहाँ पे सन के नजदीक लिखेंगे इस पूरे फ्रेजेस को, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि सन पार्क बेंच पर बैठा हुआ था, जो मीनिंग के हिसाब से गलत है। चलिए दोस्तों यहाँ भी दो काम हो रहा है। मूवी जाते समय यानी कि जाने का जब टाइम हो रहा था उसी समय भीग भी रहा था। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ पास्ट में कि आई गॉट ड्रेंच्ड व्हाइल आई वॉज गोइंग टू द मूवी, ठीक है? दो क्लाउज हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? व्हाइल वाले को यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले को पार्टिसिपल फ्रेज में बदलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, गोइंग टू द मूवी आई गॉट ड्रेंच्ड इन रेन। इन रेन यहाँ भी लिख सकते हैं, इन रेन, सही है। तो गोइंग टू द मूवी, कौन जा रहा था मूवी? जो इस पार्टिसिपल फ्रेज के नजदीक है, मैं हूं। तो ये जानकारी इससे रिलेट हो गई है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाना चाहें तो बोल सकते हैं व्हाइल गोइंग टू द मूवी। चलिए अगला वाक्य है दोस्तों, बारिश का दिन होने के कारण मैच कैंसिल कर दिया गया, पास्ट में है। तो यहाँ पे कारण है तो कारण के लिए आपने पहले भी बनाया है, बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे, कह सकते हैं ना? बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे द मैच वॉज कैंसल्ड अवॉर्टेड। दो क्लाउजेज में हमें बनाना पड़ा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आता है तो कितना फायदा हो जाएगा? बिकॉज, कारण के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करेंगे? बीइंग, बीइंग अ रेनी डे द मैच वॉज कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस और ये हो गया हमारा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आ रहा है समझ में? ये हो गया। हम इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, बीइंग अ रेनी डे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डे बीइंग रेनी। दोनों तरह से बनाएंगे, दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ द लग गया क्योंकि यहाँ पे बीइंग जब एडजेक्टिव लास्ट बाद में आता है नाउन के, तो ये डिफाइन करता है ना, तो जब डिफाइन हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, तो यहाँ द लगना चाहिए इस वजह से। अगला वाक्य है दोस्तों, क्लास में प्रथम आने के कारण मेरे शिक्षक ने मेरी प्रशंसा की। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? कारण है तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैं फर्स्ट आया, बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये कारण था जिसके वजह से क्या हुआ कि मेरे टीचर ने मेरी प्रशंसा की। समझ रहे हैं? माई टीचर अप्रिशिएटेड मी। तो दो क्लाउज है यहाँ पे। अब इसको बिकॉज है, कारण के लिए बिंग लगाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज बिंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, बिंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई वॉज appreciated by the teacher। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मैंने बदलाव किया है, यहाँ आई को पहले लिखा क्योंकि मैं प्रथम आया था। टीचर लिख देते तो गलत हो जाता, टीचर लिख सकते थे। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे बना देते कि आई बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फिर आई के लिए आ जाता। तो अगर हम इसको आई को पहले लिख रहे हैं तो इसके लिए जानकारी इससे मैच हो गई। फिर हम यहाँ ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं कि माई टीचर appreciated मी। दोनों तरह से आप चाहें तो इसको बना सकते थे। चलिए अगला वाक्य है, गली से गुजरते समय उसने अपना वॉलेट प्राप्त किया। यानी कि दो एक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो उसने क्या प्राप्त किया? अपना वॉलेट प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही फाउंड हिज वॉलेट व्हाइल, कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो क्लाउड चाहिए, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो इसी सबऑर्डिनेट क्लाउज को पार्टिसिपल फ्रेज में बदल के इसको सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। लिख सकते हैं, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ही फाउंड हिज वॉलेट। ये सिंपल सेंटेंस हो गया दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ज्ञान जरूरी है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये कारण भी बता सकता है, साइमल्टेनियस एक्शन भी बता सकता है, और किसी भी नाउन के पहले आके उसका गुण भी बता सकता है, ठीक पहले आके, और नाउन के जस्ट बाद में आके उस नाउन को डिफाइन भी कर सकता है। तो आप बहुत ही इत्मीनान के साथ धीरे धीरे अपना राइटिंग अच्छा करें। आपका इंग्लिश बढ़िया हो इसके लिए मैं 3 लाइव क्लासेस रोज चला रहा हूं, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ाना प्रैक्टिस बैच रोज होता है, और एक लेटर या प्रेसेज या पैराग्राफ एक मैं रोज वो कराता हूं, और बाकी आपका ग्रामर का क्लास तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है ही। तो 4 कोर्स दे रहे हैं 2000 रुपये में, ताकि आपको एकदम संपूर्णता के साथ आप आगे बढ़ें और पूरे आत्मविश्वास के साथ। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।